को भारत आज़ादी के बाद में एक तो संविधान सभा की संरचना में परिवर्तन आया, और संविधान सभा की संरचना में जो परिवर्तन आया कि इसकी सदस्य संख्या जो है वो 389 से घटकर कितनी रह गई, 299। ये जो सदस्य संख्या घटकर अंततः 299 रही है, ये 31 दिसंबर 1947 को निर्धारित की गई थी। अब आज़ादी के बाद में जो संविधान सभा है, इसके कार्य प्रणाली में क्या परिवर्तन आया, तो 15 अगस्त 1947 के उपरांत संविधान सभा की प्रासंगिकता 15 अगस्त 1947 के उपरांत संविधान सभा की प्रासंगिकता क्या रही, तो प्रासंगिकता यह रही कि पहली, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। संप्रभु का मतलब होता है कि जिसके निर्णय किसी के द्वारा प्रभावित ना किया जा सके। 15 अगस्त 1947 से पहले आप स्वतंत्र नहीं थे। यहां ब्रिटिश सरकार के प्रावधान और ब्रिटिश सरकार के उच्चाधिकारी जो है वो कार्यरत थे, तो जो भी निर्णय लिए जाते थे उन निर्णयों में ब्रिटिश संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। जून योजना जब आती है, आपका स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित कर दिया जाता है और आपको स्वतंत्र कर दिया जाता है, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश पार्लियामेंट का यहां पे किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। अब भारतीय संविधान सभा पूर्णतः अपने आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, अब यहां पे एक जिम्मेदारी और आ गई कि संविधान निर्माण करना ही नहीं है, संविधान निर्माण के साथ साथ अब आपको संसदीय गतिविधियां भी संचालित करनी है। तो जो आपकी संविधान सभा है, अब यह संविधान सभा संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका की भूमिका भी निभाती है। संविधान सभा संविधान निर्माण के साथ विधायिका की भूमिका भी निभाती है। जब यह संविधान निर्माण का काम करती है, उस समय इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यह विधायिका के रूप में काम कर रही है, इस समय इसकी अध्यक्षता करते हैं स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो यहां आपकी संविधान सभा सिर्फ संविधान निर्माण के लिए ही कार्यरत नहीं है, संविधान निर्माण के साथ साथ राज्यपाल में जो आपको अनुच्छेद लिखवाए थे, उसके अलावा टेस्ट में जो आपसे अनुच्छेद पूछ रहे हैं, पेपर में नहीं बना रहा, पेपर जो भी बना रहा है, 395 अनुच्छेद हैं, कितने याद करोगे? कंपटीशन दे रहे हो, कंपटीटर रहो, सब्जेक्ट के भूमिया बनने की कोशिश करोगे ना तो कंपटीशन छूट जाएगा। किसी काका जी को याद नहीं रहते 395, पेपर बनाने वाले क्या जा रहा है, उठा लेगा, पूछ लेगा। गिनती के 60-65 अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुम्हारा तो फिर भी 4th ग्रेड का है, यूपीएससी में नहीं पूछे जाते थे, तो बना रहा है, बनाने दो। एग्जामिनर क्या बनाएगा, उसका लेवल क्या होता है, पहले वो देखो हमेशा। कई बार क्या है कि पेपर बनाते हैं ना तो उनको ये लगता है कि बस मैं ही हूं यूपीएससी अध्यक्ष। इसी दौरान अब संविधान सभा जो है, इस संविधान सभा के कार्य प्रणाली में कई समितियां हैं जो सहयोग प्रदान करती हैं, जिन्हें अलग अलग उत्तरदायित्व दिया गया है, जिनके अपने अपने कार्य हैं। जैसे कि संघ का संविधान क्या होगा, संघ की शक्तियां क्या होंगी, राज्य संबंधी संविधान प्रावधान क्या होंगे, राज्य के उपबंध क्या होंगे, आपके नीति से तत्वों से संबंधित प्रावधान, मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान, आपके जो वंचित वर्ग हैं उन वंचित वर्गों से संबंधित प्रावधान,
जो क्षेत्र बाह्य क्षेत्र हैं, जो आपसे अंतर संबंधित हो रहे हैं, उनके प्रावधान क्या होंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद में ऐसा नहीं है कि भारत जो आज आपके पास में है ये ऐसा कैसा था। आप जानते हो कि आज़ादी के बाद में भी पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधिकार में था, गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में था, सिक्किम जो कि अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता था वो भारत में आना चाहता था। कई ऐसे तथ्य थे जिनके लिए विचार करना जरूरी था, तो उसके लिए कुछ समितियां काम कर रही थी। इन समितियों में एक सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जो विवादित रहती है, वो है झंडा समिति। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं आती है, झंडा समिति में समस्या आती है। तो कुछ किताबों में झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कुछ और दे रखे हैं, जबकि एक्चुअल में वो है नहीं। तो एक कंफ्यूजन है झंडा समिति का, उसको दूर कर लेना, बाकी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। झंडा समिति का अध्यक्ष जो है वो बताया गया है जेबी कृपलानी को। अगर पढ़ा भी होगा और पढ़ोगे घर जाके किसी किताब में तो मिल जाएगा। एनसीईआरटी ने संशोधित करते हुए कहा है कि झंडा समिति आज तक 2 बनी है। पहली झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। दूसरी झंडा समिति जो बनी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो जिस व्यक्तित्व का नाम हम पढ़ते हैं जेबी कृपलानी, उनका क्या लेना देना है? तो जेबी कृपलानी जो है ये मूल अधिकार पे गठित, मूल अधिकार पर गठित उप समिति के अध्यक्ष हैं। उप समिति के अध्यक्ष, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जितनी भी समितियां थी उन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो है प्रारूप समिति, क्योंकि जो कार्य प्रारूप समिति ने किया है और जो उसकी प्रासंगिकता है वो अन्य समितियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उतार लिया। अब आते हैं प्रारूप समिति पर। प्रारूप समिति जिसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। यह जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति को मसौदा समिति, मसौदा समिति, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, ऐसे पांडुलेखन समिति, आदि नामों से जाना जाता है। यह समिति एक 7 सदस्यीय समिति है। और इस समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जानते होगे इनके बारे में तो? बताओ, देखें एक दो बातें हैं। पढ़ने के लिए तुम भी बाहर आए हुए हो, क्या उखाड़ लिया? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठी हैं, महार जाति, मऊ में जन्म हुआ था इनका। इनके पिता फौज में थे, कामदार। ये किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, उनकी रीतियों के विरोधी थे। इन्होंने कहा धर्म इंसान ने बनाया है, और आज देख लो तुम, उसी धर्म का प्रोपेगेंडा आज कितना प्रबल हो चुका है कि मरी हुई लाशों के ढेर जो लगे हुए हैं उनके ऊपर लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। भाई इस हिंदुस्तान को समझ में नहीं आ रहा, ये इतना बेवकूफ हो चुका है, पढ़ा लिखा बेवकूफ है ये। पूरी दुनिया में रेस की बात होती है,
यहां होती है जाति की, धर्म की, इनकी बातें, विकास की कोई बात नहीं है। ये तुम कहते हो ना गरीबी, बेरोजगारी, क्या होगा साहब, शोषण हो रहा है, सरकार शोषण करेगी। तुम तो धर्म का लॉलीपॉप लिए घूम रहे हो, जाति का रसगुल्ला दे रखा है तुम्हारे हाथ में, जिसकी चाशनी टपक रही है, खिंडाते हुए जा रहे हो तुम उसको जगह जगह। और क्या होगा तुम्हारे साथ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो व्यक्तित्व है जिसने उस हर व्यक्ति को, जिसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, उसको बराबर बैठने का दर्जा दिया है। आज तुम बराबर बैठे हो तो देन उनकी है, आज तुम कुछ बोल पा रहे हो देन उनकी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तिलक उठा लो, संगठित हो जाओ, जाति में रहो। कौन रहता है एक झुंड में? कौन रहता है? कभी देखा है? दुनिया का सबसे मूर्ख जानवर एक झुंड में रहता है, भेड़, लल्डी, क्योंकि वो ऊपर कभी देखती ही नहीं है, वो हमेशा नीचे देख के चलती है, फिर भी कुएं में गिरती है। क्यों? क्योंकि वो आगे वाले की टांगों को देखेगी, आगे वाला कैसे चल रहा है उसके पीछे पीछे चलेंगे। शेर को देखा कभी झुंड में? तो उन्होंने यही तो कहा, भीड़ से अलग वो। भीड़ में क्या है? भीड़ का कोई नाम नहीं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं, भीड़ की कोई पहचान नहीं। नेता आगे है, उसके पीछे जो भीड़ है वो मूर्खों की है, जो नारे लगाती फिर रही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसे ही नहीं कहा गया आधुनिक मनु। यह है आधुनिक मनु। 7 साल पहले बता दिया, 1940 में उन्होंने लिख दिया था कि भाई पाकिस्तान बनेगा, तुम्हारे में जोर हो तो रोक के देख लेना। और यह तक बता दिया था बोले सांप्रदायिक आधार पर बनेगा, और सांप्रदायिक आधार पर बना। अब जो आदमी 7 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है, तो कितना डीप नॉलेज होगा उस व्यक्तित्व के पास में परिस्थितियों का। गांधी जी और तो आखिरी दम तक भारत माता की 2 संतानें हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, तू तो पता नहीं कब मरा, वो पाकिस्तान बन गया पहले। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता आती है ज्ञान से। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु, संविधान के रचनाकार, संविधान के शिल्पी, संविधान के निर्माता, संविधान के वास्तुकार, संविधान के जनक और जननी दोनों, जनक व जननी, स्किल्ड पायलट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया था, बोले आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाना, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्किल्ड पायलट, एक ऐसे जहाज को उड़ाना जिसके दोनों इंजन खराब हैं। भारत भी बन रहा है, पाकिस्तान भी बन रहा है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सांप्रदायिकता चल रही है। उस समय संविधान का निर्माण करना। हवाई जहाज तो शासन था। ऐसा कुछ नहीं है। इससे बड़ा वैज्ञानिक और क्या होगा कि तुम्हें वैज्ञानिक बनने की छूट दे दी? नहीं तो वैज्ञानिक पूछ के बनते, ऐसे थोड़ा ना बना जाता। आज तुम किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो, स्वतंत्र हो तुम, समानता का अधिकार है तुम्हारे पास में, पहले नहीं था। आज वापस वो खाई जो है वो बढ़ने लग गई लगातार। और इसको अगर बैठ के डीप एनालिसिस करो, तुम्हारा क्या फायदा हुआ 70 साल में? कौन सी जाति का फायदा हुआ 70 साल में? मुट्ठी भर लोग हैं जो चमके हैं, वो भी जाति का नाम लेके। बाकी बताओ मेरे को आप। गाड़ी के पीछे लिखवाने से नहीं होता, मीणा साहब, गुजर साहब, जाट साहब, जय राजपुताना, रॉयल ब्लड। क्यों रॉयल ब्लड थारे के डायमंड तो दौड़ेगे खून में? वही हिमोग्लोबिन तुम्हारे यार, वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? ए, बी और ओ वाले, बस ये कैटेगरी होगी 3। यहां ये जो प्रारूप है, ये प्रारूप और ये संविधान निर्माण में इनका जो तुलनीय योगदान है, अगर ये नहीं दिया होता तो शायद आज जितने दावे के साथ, हक के साथ में आप कुछ अधिकारों की मांग करते हो, वो आपको नहीं मिलते। ये सोशल मीडिया वाली यूनिवर्सिटी चलती है ना, इसको बंद कर दिया करो, जिसमें ये ज्ञान चेपड़े आ जाते हैं, आधे फकीर ले लेके जोड़े सदस्य। सदस्यों के अंदर एक है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक है गोपाला स्वामी अयंगर, एक है मोहम्मद सादुल्ला, एक है के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी,
ये एकमात्र कांग्रेसी हैं। अब यहां पे एकमात्र कांग्रेसी होने का मतलब क्या है? यहां एकमात्र कांग्रेसी होने का मतलब यह है कि जो सदस्य हैं इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विचारधारा से कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़के आए हैं, जीते होंगे, लेकिन कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी शुरू से ही कांग्रेसी हैं, विचारधारा से कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़के आए। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचारधारा से कांग्रेसी नहीं है। पहली बार जब चुनाव लड़ा था मुस्लिम लीग से लड़ा था, जयसुर खुलना से। चुनाव जीते, संविधान सभा में पहुंचे, लेकिन बंटवारे के बाद में वो क्षेत्र चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। कौन? किसने पटाया? मुस्लिम लीग से चुनाव जीता इन्होंने, क्षेत्र चला गया वो पूर्वी पाकिस्तान में। अब इनको संविधान सभा में लाना है, तब एम आर जयकर की सीट खाली करवाई जाती है पुणे में, वहां उपचुनाव करवाया जाता है, फिर ये कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, फिर वहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत के आते हैं संविधान सभा में वापस। चुनाव नहीं आ रहे। फिर इसके बाद में दो सदस्य ऐसे हैं जिनमें एक तो हैं बी एल मित्र। इनका हो गया स्वास्थ्य खराब, तो इन्होंने दे दिया त्यागपत्र। इनके स्थान पे नए जो सदस्य आए वो आए एन माधवराव। फिर एक थे डीपी खेतान, इनकी हो गई मृत्यु। इनके स्थान पे आए टीटी कृष्णामाचारी। ये 7 सदस्यीय है आपकी प्रारूप समिति। अंबेडकर इनका सरनेम नहीं है, इनके गुरु का नाम है, जिसके कारण इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। स्कूल में बराबर नहीं बैठाते थे, स्कूल के बाहर, कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ाई करी इन्होंने। समाज की बहुत प्रताड़नाएं झेली है। जो बड़ौदा का गायकवाड़ परिवार है उसने स्कॉलरशिप पे इनको पढ़ने के लिए भेजा था। हाँ हाँ। आपके तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाती दिक्कत। बढ़िया, तभी तुम बैठे हो, मैं बैठा हूं।
अपने से इस पे ध्यान दो खाली। तो हो गया प्रारूप समिति। अब इसके बाद में ये जो आपकी संविधान सभा है, इस संविधान सभा से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्यों में मैंने आपको लिखवाया था कि भाई आपके पास में संविधान सभा में कितनी महिलाएं हैं? 15। इन 15 महिलाओं में से कितनी महिलाएं जो आपको याद रखनी है? तो 2 महिलाएं तो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो है बेगम अय्याज रसूल, बेगम अय्याज रसूल। संविधान सभा में आने वाली ये एकमात्र मुस्लिम महिला है। कौन है? एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल। दूसरी है एनी मस्करीन। ये रियासत से आने वाली एकमात्र महिला है। जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला, रियासत से आने वाली महिला, एकमात्र महिला। कौन सी रियासत है? त्रावणकोर। 15 महिलाओं में से 5 महिलाएं एक ही क्षेत्र से हैं और वह है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कौन सा है? वर्तमान का उत्तर प्रदेश। तो आप देखो कि उत्तर प्रदेश एजुकेशनली कितना हाई था। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ बाहुबलियों के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी जाना जाता है। आप अगर उसे जुडिशरी का सेंटर कहो तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, बेहतरीन जजेस दिए उसने। बनारस विश्वविद्यालय, बेहतरीन प्रोफेसर दिए उसने। इलाहाबाद पब्लिकेशन, बेहतरीन बुक्स रिलीज की उसने। बौद्धिकता का केंद्र है वो। अपराधी एक लेवल का कौन बनेगा? जिसके बुद्धि का स्तर होगा वही बन सकता है। जिसमें बुद्धि नहीं है वो क्या अपराधी बनेगा? वो जेब कतरा बनेगा, फिर अपराधी नहीं बनेगा, बाहुबली नहीं बनेगा वो। अपराधी भी बाहुबली नहीं बन सकता वो। बुद्धि तो है ही नहीं उसमें। उसकी सोच ही एक पिंटे तक है, बोतल तक तो हो जा ही नहीं रहा। उसके 40-50-100 बन गए जो ठीक है, बढ़िया काम है। राज करना किसको आएगा? जो लोगों को लीड कर सकता है, लोगों को कंट्रोल कर सकता है। वहां से 5 महिलाएं हैं तो समाज कितना एडवांस रहा होगा वहां का। फिर आप देखो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम उत्तर प्रदेश से, पहली महिला गवर्नर उत्तर प्रदेश से। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 5 महिलाएं 15 में से सिर्फ एक स्थान से है, संयुक्त प्रांत से। अब 15 महिलाएं तो नाम याद नहीं रहेंगी, लेकिन मुख्य मुख्य तो नाम याद रह जाएंगी। 2 तो ये हो ही गई। फिर सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की व्योवृद्ध महिला। जैसे भारत के व्योवृद्ध पुरुष हैं दादा भाई नौरोजी, वैसे भारत की व्योवृद्ध महिला है ये अरुणा आसफ अली। वही महिला है जो 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन कर देती हैं, फिर भूमिगत हो जाती हैं। आसफ अली इनके पति का नाम है। आसफ अली ये वही व्यक्तित्व है जिन्होंने सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु का केस लड़ा था, लाहौर षड्यंत्र वाला, असेंबली बम कांड हुआ था तब। देवी यक्षिणी, अंबु स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, मालती चौधरी, कमला चौधरी, अरुणा रॉय, लीला रॉय, हो गई। ये हैं वो महिलाएं, 15 महिलाएं जो भारतीय संविधान सभा में थी। इसके बाद में जो आपकी संविधान सभा है, इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण कार्य किया गया है, इसमें बीएन राव ने, एक बार यहां वापस आना, बीएन राव ने जो प्रारूप बनाया था उसका अध्ययन करना किसकी जिम्मेदारी थी? इस प्रारूप समिति की जिम्मेदारी थी। तो इसका जो कार्य है, कार्य छूट गया था, इसका कार्य किसका? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का कार्य है बीएन राव द्वारा तैयार संविधान प्रारूप का अध्ययन करना, प्रारूप का अध्ययन करना। बीएन राव ने 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद में ड्राफ्ट बनाया, और वो जो ड्राफ्ट बना था उस ड्राफ्ट का अध्ययन करने के लिए हमने प्रारूप समिति बनाई। इस प्रारूप पे 3 वाचन हुए हैं, 114 दिन बहस हुई है। ऐसे ही आपको ये संविधान नहीं मिल गया। हर वर्ग के लिए, हर तथ्य के लिए, हर संस्था के लिए, हर एक पक्ष को डिटेल एनालिसिस करने के बाद में शामिल किया गया है। जितनी भी प्रारंभिक संपत्तियां हैं वो किसकी हैं?
बोले माता, बोले दुनिया ने क्या दिया, इस संविधान ने मुझे क्या दिया। नेहरू जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बोले बोले माता, बोले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की कॉलर पकड़ रखी तूने, और क्या चाहिए तेरे को। वहीं तो मोदी जी की तरफ आंगली करके देख लो, अरे किलोमीटर छोड़ो, तुम तो आंगली करके देख लो, कोई स्टेटमेंट करके देख लो। किसी एक टीचर ने कहा था पॉलिटिकल साइंस के ने, उसका करियर खत्म कर दिया इसने, किसी अच्छी संस्थान में पढ़ाता था, निकलवा दिया वहां से। क्यों आप अपनी आलोचना क्यों नहीं सुन सकते? आप ऐसे कौन से अहम में हो कि आप अपनी सत्ता नहीं बचा पा रहे हो? तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग रोल है। लाल बहादुर शास्त्री शपथ ग्रहण करने जाते हैं, कुर्ते में खापा लगा हुआ था, पत्नी ने कहा नया कुर्ता ले लो, बोले ना। क्यों? क्योंकि अगर नया कुर्ता अब लूंगा लोग कहेंगे कि देखो पद आते ही बदल गए चरित्र। तो वो तो तुमने बनाया उसको, दिखा दो, तो तुम्हारे हाथ में ना, तुम दिखा दो कि फकीर होता क्या एक्चुअल में। आज मैं 15 लाख की ड्रेस पहन के कहूं मैं तो फकीर आदमी जोड़ा लेके निकल जाऊंगा, तो तुम मेरे को दिखाओ ना कि फकीर कैसे बनाया जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, अपने को क्या बातें करनी आती है हिंदुस्तानियों को। मनमोहन सिंह जैसा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी कोई हो भी नहीं सकता। आज अगर मान लो मोदी जी यहां आ जाए और तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दे, मैं कह रहा हूं सबसे पहला काम करोगे तुम सेल्फी लोगे ना, या तो तुम ये हाथ रख के तुम हाथ दूर रख, चल साइड में, हाथ नहीं रखेगा, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बात ये है ना कि हम बाहर से अलग हैं, अंदर से अलग है। हमारे अंदर से मोदी एक बार बस मेरे हाथ पे यूं करते, मेरा जीवन धन्य। फालतू बातें हैं। फिर है संविधान का सुलेखन। संविधान का सुलेखन करने वाले व्यक्तित्व जो हैं उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नारायण रायजादा। सुलेखन मतलब जिन्होंने लिखा है हाथों से, और हिंदी में जो सुलेखन किया है नहीं, मेरे को रीतू जी कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी कुछ ही पहनो, आयरन सूट पहनो चाहे लंगोट पहनो, अपने कोई लेना देना नहीं है। वो थोड़े दिनों बाद में अपने आप ही आ जाएगा समझ में, अपने को तो क्या लेना देना हो, तो अपने में क्या है। हिंदी सुलेखन, मुझे तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, खेती वाला आदमी हूं, किसानी करता हूं, और क्या लेना देना है। लोग ढोंगी लाल बहादुर शास्त्री को तो नहीं कहते, लोग ढोंगी मनमोहन सिंह को तो नहीं कहते, लोग ढोंगी पीवी नरसिम्हा राव को तो नहीं कहते, वीपी सिंह को तो नहीं कहते, एचडी देवेगौड़ा को तो नहीं कहते। बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री रह के गए जिनको ढोंगी नहीं कहा गया। अगर किसी को कहा जा रहा है तो चरित्र में कोई ना कोई कमी तो होगी, या नहीं है? वसंत वैद। अरे वैसे सॉरी, अगर भाई जी के लिए कुछ कह दिया बुरा लग गया तो माफी चाहते हैं, भाई जी है। लेखन किया है प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने। दो गणी है तो दो बहुत हैं। संविधान चित्रवरली के चित्रकार, जो आपकी संविधान पुस्तिका जो है, जो मूल, जो उसके तीन जो मूल प्रारूप जो हैं आपके संविधान के, तीन जो मूल प्रतियां हैं, उनमें चित्रवल्ली पे जो चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों का जो चित्रकार है वो है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। सत्ता को बाहर से देखना और वास्तविक रूप से कार्य करना अलग होता है। बात बिल्कुल सही है, ये उनके लिए होता है जो कभी सत्ता के आसपास भी नहीं रहे। आपके पिताजी सरपंच है, आपको पता है, तो आपके पिताजी की सैलरी क्या है? 5,000 रुपए। और पिताजी मेंटेन क्या करते हैं? बोलेरो या स्कॉर्पियो या फॉर्चूनर है। ये ऋतु शायद 100% बीकानेर या इधर गंगानगर साइड की होगी। सरपंच वर्चस्व का चुनाव हो गया। ऐसी ऐसी पंचायतें हैं जहां सरपंच पद के लिए लोग 1.5 2 करोड़ रुपए खपा देते हैं, क्योंकि सत्ता नहीं जानी चाहिए, वर्चस्व नहीं जाना चाहिए। काय की बातें करते हो आप? ये पैसा आता कहां से है? कहां से आ रहे हैं पैसे? कौन दे रहा है ये पैसे? किस पे खर्च कर रहे हो? जिस तनख्वाह में एक साइकिल मेंटेन नहीं होती उसके अंदर ये फॉर्च्यूनर कहां से लिए घूम रहे हैं? हनुमानगढ़ से ना
पिताजी के पास गाड़ी कौन सी है तो बता दो देखें। अब ये हो जाएगा साहब जमीन है हमारे पास तो खेती से पैसा आता है और आता है। मुख्य तथ्य चल रहे थे, मुख्य तथ्य, हाँ, नंदलाल बोस है ना। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक। 1900 1950। संविधान सभा की कुल बैठकें कुल बैठक 167। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 + 1। अब देखो 11 + 1 क्यों है, उसका कारण ये है कि मोस्टली एग्जाम में 11 ऑप्शन में रहता है, 12 भी ऑप्शन में रहता है। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस थॉट से पूछ रहा है। अगर वो 24 जनवरी 1950 की बैठक को भी इंक्लूड कर रहा है तब तो 12 मानेगा वो, नहीं तो वो मानेगा 11। अब इसके अंदर ये कि भाई अगर 11 बार आ जाए तो क्या करें। तो यहां राजस्थान के अंदर एग्जाम के अंदर ये एक भेद आपको मिलेगा तारीखों से संबंधित कि यहां जो एग्जामिनर है वही माई बाप है। उसने ऑप्शन में 11 भी दे रखा है, ऑप्शन में 12 भी दे रखा है। आपने टिक किया 12, अब वो कहेगा साहब मैं तो 11 को मान रहा हूं क्योंकि मैं इसको अधिवेशन नहीं मानता। ठीक है, आपने टिक किया 11, वो मान रहा आंसर 12। अब आप लगाओ तो वो कहेगा साहब मैं इसको अधिवेशन मान रहा हूं। ये बड़ी समस्या है। तो वहां पे क्या है, हालांकि आजकल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अपन चैलेंज करते हैं, एनसीईआरटी ये कहती है कि अधिवेशन हुए हैं 12, क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक को अंतिम अधिवेशन भी माना गया है। तो एनसीईआरटी उसको प्रॉपर 12 काउंट कर रही है। हमारे यहां पे थोड़ा सा है, तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए एनसीईआरटी जो है आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हो। ऐसे ही बैठक में है, कहीं 166 मानी है, कहीं 167 मानी है, लेकिन एनसीईआरटी इसको प्रॉपरली राउंड फिगर में 167 कंक्लूड कर चुकी है कि 167 बैठकें हुई थी और 12 हुए थे अधिवेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इस पर विशेष ध्यान दे लेना इन दो के ऊपर। फिर है संविधान सभा पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता सदस्य। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता सदस्य ये है 284। अब आप देखो कहां 389 से शुरू हुए आप लोग। आवाज आ रही है भैया, माइक चालू है मेरा तो। अपन कहां से शुरू हुए, 389 से। फिर उसके बाद में अपन कहां 299 पे आए और फाइनली हमारे पास में कितने बचे, 284। अब 299 में से भी 284 सदस्य, ऐसा क्यों? उसका कारण यह था कि मुस्लिम लीग के और कुछ व्यक्तित्व ऐसे थे जो संविधान सभा में उपस्थित तो थे, उन्होंने संविधान निर्माण में अपना पूरा योगदान भी दिया, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। वो निर्माण में सहयोग कर रहे हैं लेकिन वो संविधान को नहीं मान रहे। तो फाइनली जो हस्ताक्षर हुए थे वो कितने बचे थे आपके पास में, 284 सदस्य। अब इनमें संविधान प्रतियों पर हस्ताक्षरकर्ता इसमें पहला कौन है, अंतिम कौन है, पहली महिला कौन है और राजस्थान की ओर से पहला व्यक्तित्व कौन है। 4 पॉइंट देखने हमको। प्रथम, अंतिम, प्रथम महिला और प्रथम राजस्थानी। प्रथम व्यक्तित्व
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। प्रथम राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता। अब ये जो हमारा संविधान है, ये अंतिम रूप से बनकर कब तैयार हुआ? ये सारे हस्ताक्षर वगैरह उसी दिन हुए होंगे जिस दिन अंतिम रूप से बनकर तैयार हुआ है। तो संविधान अंतिम रूप से तैयार जब हस्ताक्षर हुए, यह है 26 नवंबर 1949। और इस दिन 15 अनुच्छेद लागू किए गए। लागू किए गए। अब देखो यहां पे एक थोड़ा सा फिर एक क्लू है। संविधान प्रतियों पे हस्ताक्षर करता प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंतिम पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ? रियलिटी में हुआ क्या? रियलिटी में हुआ ये कि ये रिवर्स हो गए। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका मतलब पहला हस्ताक्षर कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेगा। करना भी उसको चाहिए, संविधान में उल्लेखित भी यही है। कर दिया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि होने किसके चाहिए थे? राजेंद्र प्रसाद के। अब यहां प्रश्न वापस कैसे रिवर्स होता है? यहां आपको संविधान प्रतियों पर हस्ताक्षर करता, ठीक है, अब उसको क्वेश्चन देंगे आपको, संविधान सभा पे हस्ताक्षर करता प्रथम व्यक्तित्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सब कुछ, ठीक है। क्या करोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा पे प्रथम हस्ताक्षर करता व्यक्तित्व के स्थान पे किसने प्रथम हस्ताक्षर किया? तो कौन आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए यहां मैंने मूल थ्योरी लिख दी है, बाकी इसको अपन ने रिवर्स कर दिया है। करना इसको था, कर दिया अंतिम ने। करना इसको था, चला गया अंतिम पे। बाकी इनमें दो में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब है कि जो आपकी संविधान सभा है, इस संविधान सभा के मसौदे पर कितने दिन बहस हुई? तो संविधान के मसौदा मतलब प्रारूप, कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान बनने में समय कितना लगा? संविधान निर्माण समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जबकि संविधान सभा का समय कितना था? भाई संविधान की पहली बैठक कब शुरू हुई? 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब हो रही है? 24 जनवरी 1950। दिन निकालो, समय निकालो। रीजनिंग है ना आप लोगों के? नहीं है? है? मैं तो दिन निकालने आते हैं। दिन निकालने आते हैं क्या? हाँ आते हैं दिन निकालने। निकालो। 9 दिसंबर 1946 से कितना? 24 जनवरी
1950 दिन निकालो, ये तो है ही नहीं। 9 तारीख है, 9 तारीख है, इंक्लूड करोगे। 10 से लेकर 31 का महीना होता है, कितने हुए? 10 से 31, 21 दिन, और एक दिन ये तो हो गए कितने? 22 दिन इस वाले तो, ठीक है। फिर 47, 48, 49, 3 साल हो गए, ठीक है। अब इसमें कितने दिन है? 24 दिन है ना, 24 दिन है, 24 दिन जोड़ो, दिन कितने हो गए? 46। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 कर दो बार, 30 माइनस कर दो, कितने बच गए? 16। 3 वर्ष 1 माह। अब इसमें एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ोगे क्या? एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ोगे, जोड़ना पड़ेगा। दिसंबर 31 का होता है, कितने हुए? तो संविधान सभा का टोटल टाइम कितना था? 3 साल 1 माह और 17 दिन। आ गया संविधान सभा का टोटल दिन, ठीक है। पिक्चर क्लियर? 9 दिसंबर से यहां तक। तो संविधान सभा का कुल समय कितना? 3 साल या 3 वर्ष 1 माह और 17 दिन। पिक्चर क्लियर? एक तो है भाई, नहीं हुई? अब चलते हैं अपनी एक दूसरी तारीख पे। संविधान सभा ने काम करना कब शुरू किया? जब प्रारूप स्वीकृत हुआ, कितनी तारीख को हुआ? 22 जनवरी 1947। अंतिम हस्ताक्षर कब हुए? 26 नवंबर 1949। 22 दिन तो ये, ठीक है। अब इसके बाद में कितने बचे? ये अपन एक काम करते हैं ना, राउंड फिगर में कर लेते हैं। जनवरी कितने का होता है? 31 का। कितने जोड़ेंगे? 31 आ जाए। 9 जोड़े, 9 जोड़ दिए। अब 9 माइनस करेंगे कहां से? इसमें से, इस तारीख में से -9 कर दिए। यहां कितने बच गए? 15। चलो ये 15 हो गया, ये पूरा महीना काउंट हो गया। 47, 1, 48, 2, कोई दिक्कत नहीं, 48 तक तो 2 हो गए भाई साहब। अब आते हैं यहां, नवंबर कौन सा महीना है? भाई ये तो अपन ने कर दिए, 2 साल प्रॉपर कर दिए। अब अपन को आना है जनवरी से। भाई 47, 48 ये तो प्रॉपर काउंट कर दिए अपन ने। अब आओ आप 49 में। 49 में अगर हम आते हैं तो जनवरी से नवंबर कितने महीने? 11 महीने, ठीक है, 11 माह। नवंबर में कितने दिन बचे? 15 दिन बचे ना, माइनस कर दिया ना, 15 दिन बचे। अब अपने को दिन कितने चाहिए? 3 और चाहिए 18 के लिए। अब आप ये बताओ कि भाई ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 31 आ रहा है? पंद्रह 9 26 तो होंगे। हाँ हाँ सही है। कितने दिन बचेंगे? हाँ 17, सही है। अब बताओ निकल रहा है तुम्हारा टाइम जो तुम्हें चाहिए? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन वाला। अब 18 दिन, क्योंकि फाइनली जो तारीख है उसको भी तो इंक्लूड करोगे आप, तो 1 प्लस करेंगे। दिन कितने हो गए? 18। हाँ तो हाँ 1 प्लस करेंगे, कितने हो गए? 18 हो गए। अब देखो जो कंफ्यूजन होता है कि भाई संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो संविधान सभा का कुल समय 3 वर्ष 1 माह 14 दिन, सॉरी 17 दिन कैसे आया? तो वो ऐसे आया कि पहली बैठक 9 दिसंबर को शुरू हो रही है, अंतिम बैठक 24 जनवरी को हो रही है। लेकिन 9 दिसंबर को संविधान सभा ने काम करना शुरू नहीं किया है, बैठक हो रही है, काम शुरू नहीं हुआ है। काम शुरू कितनी तारीख को हुआ है? 22 जनवरी को। क्यों? प्रारूप जो था 13 दिसंबर को, उसे स्वीकृत कब किया? 22 जनवरी को किया। अब 22 जनवरी को अगर उसे स्वीकृत किया गया है तो काम उसी दिन चालू होगा। तो 22 तारीख को उन्होंने काम करना शुरू किया। अंतिम बैठक, अंतिम हस्ताक्षर जो हो रहे हैं वो कितनी तारीख को है? वो 26 नवंबर को। लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हो रही है? 24 जनवरी को। संविधान निर्माण की अंतिम बैठक कब है? ये तो टाइम आ गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और वो आ गया आपका संविधान सभा का कुल समय, ठीक है ना। तो शुरुआत जहां से हो रही है वो तारीख ये है, अंत जहां हुआ है तारीख ये है, यहां बैठक जहां प्रारंभ हुई है तारीख ये है, और जहां अंतिम बैठक हुई है तारीख ये,
ठीक है। अब है कि संविधान की कुल प्रतियां कितनी है। कुल प्रतियां वो है तीन। तीन है, इनमें से दो अंग्रेजी में है, बुकलेट प्रति प्रति लेते हैं ना अपन, एक पूरा जो एक दस्तावेज है उसकी कॉपी जो है वो। तो जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आपकी नोट जो रफ कॉपी है, रफ कॉपी की प्रति देना, तो आप वही तो दोगे, रफ कॉपी, बस वही। अंग्रेजी में कितनी है? दो। हिंदी में एक। अब अंग्रेजी में दो लिखने की जरूरत कहां रही थी भाई? फिर हिंदी में दो लिख देते। कारण ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो क्या है? अंग्रेजी। आज भी अगर हम किसी एग्जाम में कहीं डाउट होता है तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? अंग्रेजी को। क्वेश्चन अगर गलत है, आप हिंदी मीडियम से हो, क्वेश्चन अगर गलत है, आपको इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है अगर वो भी गलत है तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। हो सकता है कि हिंदी में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, इंग्लिश में नहीं होगा, तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है प्राथमिकता उसको देते हैं। ये एक तो हाथ से लिखी हुई है, एक टाइप है, ये हाथ से लिखी हुई है। अब ये तीनों प्रतियां हैं कहां? आज हैं क्या हमारे पास मौजूद? तो तीनों प्रतियां मौजूद हैं कहां? तो पुरानी जो आपकी संसद भवन है, उस पुरानी संसद भवन में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें 3 चैम्बर बने हुए हैं, और वो तीनों चैम्बर हीलियम गैस के हैं। हीलियम में कागज लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है, खराब नहीं होता, उसमें हमने रख रखा है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे राष्ट्र की एक वैधानिक दस्तावेज है, ये है तो राष्ट्र है, समझे बात को? तो हमने इसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम कोई भी काम करते हैं या हमारा जो संविधान है उसका अगर हम प्रभाव देखते हैं तो देखो हमेशा आपने देखा होगा कि एक तारीख होती है जिसकी अपनी एक महत्वता होती है। बिना तारीख के कोई महत्वता नहीं है। आपके पैदा होने की तारीख है, उसकी एक महत्वता है। स्कूल जाओगे, पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, तो आप बताओगे कि साहब जून है, जुलाई है, अगस्त है, क्या है। अब आपको तारीख याद नहीं है, अब आप स्कूल गए, अब जाके कहो साहब खे तो भादवा उतरते हैं, खे आषाढ़ चढ़ते हैं, क्या पता चलेगा भाई भादवा उतरते कब है, आषाढ़ चढ़ते कब है? कोई निश्चितता नहीं है। तो कभी आपने देखा किसी तारीख में ये लिखा हुआ आता है कि भाई फलानी उतरते हुए, फलानी चढ़ते हुए? नहीं ना, एक निश्चितता होती है। वो निश्चितता जो है ना वो प्रमाणित करती है उसकी वैधता को। अब हम सब जानते हैं कि भाई हमारे यहां पे जो हमारा समय है उसको हमने बांट रखा है। तो जो वर्ष हैं उन वर्ष को जब हम संबोधित कर रहे हैं तो एक समय था जब वर्ष पता नहीं किस हिसाब से चलते थे। कभी किसी की कोई विक्रमी चल रही थी, किसी के शक चल रहा था, किसी के गुप्त वंश चल रहा था, अलग अलग वंश थे और अलग अलग वंशों ने अपने अलग अलग संवत चला रखे थे। इस्लाम में हिजरी चल रहा था, वो कह रहा था हम इससे 78 साल आगे हैं, ये हमारे से 76 साल पीछे है, ये हमसे 150 साल पीछे है, अलग ही गणित चल रही थी। अंग्रेजों ने कहा कि यार इसको बंद करो, पूरे विश्व में एक समान कैलेंडर लगाओ, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च तुम्हारे ये आ गए, पूरे विश्व में यही चलता है और कोई नहीं चलता। लेकिन चूंकि भारतीय संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति ने कौन से संवत को मान्यता दे रखी है और किस संवत से वो अपने कार्य पूर्ण करता है, तो वो है शक संवत। तो भारतीय संविधान में किस संवत को अपनाया गया है, तो वो है आपका शक संवत। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पे हम हिंदी महीनों को प्राथमिकता देते हैं, और हमारे जो हिंदी महीने हैं वो माना जाता है कि सामान्य स्थिति होगी तो 22 मार्च को, लीप वर्ष होगा तो 21 मार्च को। भाई संवैधानिक रूप से यही कहा गया है। एक संवत समिति बनाई थी हमने, मेघनाथ शाह उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 22 मार्च 1957 जिस दिन हमने शक संवत को ऑफिशियली अपनाया, उसमें कहा गया कि भाई हमारा पहला महीना चैत होगा, अंतिम महीना फागण होगा। ठीक है, चैत जो शुरू होगा वो ऑफिशियली 22 मार्च को शुरू होगा, लीप वर्ष होगा तो 21 मार्च को शुरू होगा। लेकिन चूंकि हमारे ये जो संवत चलते हैं या जो ये वर्ष चलते हैं, ये चलते हैं नक्षत्र के आधार पर। ठीक है, अब नक्षत्र कि सूर्य किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, तो आपने देखा होगा पंडित जी आते हैं कई बार कि भाई अब की बार 2 आषाढ़ है, अब की बार 2 श्रावण है, अब की बार 2 पुन्यु है, 2 मावस है, 2 सातम है, कई बार बेड़ी हो जाती है, बोले 8 सातु बेड़ी अब क्या होता है ना, ये नक्षत्र के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां क्या है कि एक्यूरेसी नहीं आ पाती। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके चैत्र प्रथमा जो है जहां से आपका नववर्ष शुरू हो रहा है, वो जरूरी नहीं है कि मार्च में 22 तारीख को ही आए, वो कई बार 22 से पहले भी आ जाता है, कई बार जरूरी नहीं मार्च में आए, अप्रैल में भी आ जाता है। इस बार हुआ तिथि बढ़ गई तो हम नक्षत्र गणना के आधार पर चलते हैं। लेकिन संविधान ऑफिशियली जो है वो ये कहता है, संविधान द्वारा स्वीकृत संवत
कौन सा है? शक। शक संवत। फिर हम ये जानते हैं कि भाई कोई भी दस्तावेज है, उस दस्तावेज को प्रमाणित करना है तो उसके लिए मोहर जरूरी है, स्टाम्प जरूरी है। तो जैसे आपने कोई कार्ड बनवाया, अगले ने हस्ताक्षर कर दिए, अब आप उसको कहोगे कि साहब मोहर लगा के दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई मेरे को वैधानिकता चाहिए, मोहर लग गई मतलब वैधानिकता। और आप देख लो, आप जैसे मान लो स्टूडेंट कार्ड बनवाते हो, स्टूडेंट कार्ड आपने बनवाया, अब उसमें मोहर नहीं है, नहीं मानेगा वो, भले ही स्टूडेंट हो, मोहर नहीं लगी हुई वैलिड नहीं हो। मोहर लगी हुई मोहर देखेगा भाई कौन सी संस्था है जो उसको प्रोवाइड करवा रही है, अथॉरिटी। आपके कार्ड में शायद मोहर लगी हुई होगी, कोई भी सरकारी अफसर दफ्तर में जाओगे मोहर लगा के देगा, ये लो। आपने बिल पे किया, मोहर लगा के देगा, हर जगह। ऐसे ही संविधान को अगर प्रमाणित करना है तो उसकी मोहर क्या है, और जो मोहर है उसमें किसकी आकृति है? वो है हाथी की। भारतीय संविधान मोहर चित्र, मोहर चित्र क्या है? हाथी। हाथी मेरा साथी, हाथी। हम्म 22 मार्च 1957। अब हाथी क्यों भाई? और कुछ रख लेते, हाथी क्यों? वो तो बाद में बना, 2010 में बना है, संविधान तो पहले बन गया। हाथी का भारतीय संस्कृति में एक अलग महत्व रहा हुआ है। आप पुराना इतिहास अगर पढ़ते हो तो वहां आपने देखा होगा कि एक भारतीय शासक ऐसे थे या भारतीय राजवंश ऐसे थे जो अपनी सेना में हाथियों को महत्वता देते थे, पील खाना बोलते थे उसको। जिस सेना में जितने हाथी वो सेना उतनी विशाल और ताकतवर। आपका कोई भी धार्मिक स्थल है, वहां अगर आप देखोगे तो जो गज है, हाथी जो है, वो आपको पुष्प वर्षा करते हुए दिखाएंगे। मंदिरों में गए हो उनके देखना, कभी द्वार पे जाओगे तो वहां पे वो हाथी जो है वो पुष्प वर्षा करते हुए दिखाएंगे आपको, तोरण द्वार पे। फिर हमारे देवता, ऐतिहासिक रूप में सबसे पुराना ताकतवर जो देवता है इंद्र, पुरंदर कहा जाता था उसको, दुर्गों को नष्ट करने वाला। उसका वाहन क्या है? हाथी, ऐरावत। फिर हमारे आज संस्कृति में देख लो, प्रथम पूजनीय ज्ञान के भंडार, नीति शास्त्र के ज्ञाता कौन है? गणेश जी प्रथम पूजनीय है, नीति शास्त्र के ज्ञाता है, इसलिए आती है। और फिर आर्थिक रूप से देखो तो जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। मतलब मरने के बाद भी वैल्यू घट नहीं रही है, बढ़ रही है। जैसे आज अपने को, जैसे मान लो तुमको तो क्यों, मेरे को कोई बेचे तो भाई जो भी दाम लगाए, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख, मैं मर जाऊं उसके बाद कौन खरीदेगा मेरे को? कोई काम का कुछ नहीं, ना मेरी किडनी, ना लीवर, ना मस्तिष्क, ना हार्ट, क्या काम का है? मेरे मरने के बाद क्या काम का है? कुछ काम का नहीं है। जिंदा हो तब तक वैल्यू है 6 करोड़, बाद में नहीं है। जो आजकल चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है, खत्म है, बाद में क्या देख रहा हूं। तो हाथी। अब इसके बाद में हमारी जो संविधान है, इस संविधान में प्रस्तावना की पीडीएफ लेके आओ, उससे ले जाओ, ये ले जाओ, पेन ड्राइव ले जाओ, इसमें डलवा के लाओ, उसको कहना एचडी में देना। अब ये जो पूरा आपका संविधान है, इस संविधान का सार किसमें है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना, प्रस्तावना जिसको हम क्या कहते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी विधि जो होती है उसका सार हमेशा दिया जाता है ताकि उस विधि को हम समझ सकें सरल भाषा में, उसके उद्देश्य को समझ सकें, उसके लक्ष्य को समझ सकें। तो भारतीय संविधान को अगर समझना है, तो उसके सार को अगर समझना है, तो हमें प्रस्तावना का ज्ञान होना चाहिए। अब ये प्रस्तावना ही बताती है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान के लक्ष्य क्या है, भारतीय संविधान के प्रावधान उपबंध क्या है, और जो आपका भारतीय संविधान है ये कितनी तारीख को लागू हुआ, ये सब हमें इससे पता चलता है, प्रस्तावना से। अब बचपन में तो पढ़ने पड़ी नहीं, किताब में पीछे के पेज में और अंदर खोलते थे तो अंदर मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना ये दोनों होती थी, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब अपने को लगता था कि पेज खाली है तो पेज बढ़िया लगे तो उसने चित्र मान दिया और अंदर कुछ लिख दिया। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य वो भी फ्रंट पेज पे होते थे।
फिर सरकारी स्कूल, सरकारी में पढ़े हो सारे, सरकारी स्कूल, तो उसका एक अलग ही स्वैग होता था। तो रंगीन अखबार लाते थे, उसमें वो भी कौन सा जिसमें हीरोइने हो। फिर उसका पोस्टर जो है वो फ्रंट में और बैक में दोनों साइड होना चाहिए, मन लगा रहा है किताब के साथ में। तो हम कभी उधर ध्यान ही नहीं दे पाए, क्योंकि मैं प्राइवेट में था तो वो खाकी कवर आता था, किताबों पे कॉपियों पे खाकी कवर ही लगाना पड़ता था। मैं बगड़ पड़ता था इंडियन स्कूल में। फिर जब मैं छुट्टियों में गाँव गया तो हम्म, हम्म, हाँ। हाँ, तो सरकारी स्कूल का टीचर क्या होता है, देखो बीएड करा हुआ होता है, फिर उसके बाद में कंपटीशन देना होता है, नॉलेजेबल पर्सनालिटी होती है। प्राइवेट में तो क्या है कि प्राइवेट में ठीक है, तू आ जा ना, तू आ जा, सस्ते में मिल रहा है, तेरे को भी गाल लिया, ये चलता है प्राइवेट में। तो स्कूलों में अगर देख रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम जो है, उस एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोटिव निर्धारित नहीं है। आप टारगेट दे दो कि आपकी स्कूल से आपकी कक्षा से इतने बच्चे पास होने चाहिए, नहीं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं सरकारी मास्टर से भाग भाग के पढ़ाएंगे, पूछो मत तुम। जब से ये चीजें जैसे लागू करी हैं कुछ एरियो में, तो बच्चों को देखो, आप बेस कमजोर रह गया ना, फिर मतलब नहीं है। बेस प्रॉपर अगर तैयार है तो आप कोई भी कंपटीशन है आराम से दे सकते हैं। तो ये प्रस्तावना जो है, ये आपकी संविधान के पूरे बेस को बताता है कि आपका बेस कैसा है। अब देखो, हम्म, ये हम्म, देखो, ये है आपकी प्रस्तावना। आपका संविधान जो चाहता है वो सारी बातें इसमें उल्लेखित है। ये हर वो चीज बता रहा है, हर शब्द का अपना एक अर्थ है। पहली लाइन देखो, हम भारत के लोग, क्या कहना चाहता है इसमें? ये कहना चाहता है कि जो कुछ है हम है। मतलब भारतीय संविधान भारत में सबसे बड़ा ताकतवर औहदा रखता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वोच्च है, तो भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। संविधान से बड़ा कोई है क्या?
कोई नहीं है। लेकिन ये संविधान इतनी ताकत लाया कहां से? तो हम, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। अब इसको पढ़ो, हमको समझ के पढ़ो कि हम भारतीय लोग क्या करना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हम ही करें कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब अधिनियमित शब्द आ गया, इसका मतलब है लागू करना। इस दिन संविधान लागू हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। तो ये सारा सब कुछ किसने किया? हमने किया। तो भारतीय संविधान ताकत कहां से ले रहा है? भारतीय जनता से ले रहा है। ये संविधान अगर ताकतवर है तो उसमें रोल किसका है? भारतीय जनता का है। हम ही इस संविधान को नहीं माने तो यह संविधान ताकतवर है क्या? आपका परिवार ताकतवर कब होगा? जब आप उसको अपना मानोगे तब ताकतवर होगा। अब आप अपने परिवार में विश्वास नहीं करो तो परिवार ताकतवर रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वही बात यहां लागू होती है। तो फिर हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? समस्या ये। तो ये चीज हुई। क्या बता रहा था मैं? एक तो दिमाग से निकल जाता है। हाँ, हमने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो देखो 26 जनवरी तारीख जो है उसका इतिहास 1929 में छुपा हुआ है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे। वहां पे निर्णय ये लिया गया कि आगामी 26 जनवरी से हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष हमारा स्वतंत्रता दिवस या स्वराज्य दिवस मनाएंगे। तो हमने पहला स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया, फिर हम मनाते चले गए। लेकिन अंग्रेजों ने हमें आजाद किया 15 अगस्त 1947 को। वो एक अधिनियम के तहत किया गया, तो तारीख दर्ज हो गई आजादी की। अब वो 26 जनवरी की महत्वता कम नहीं हो, तो हमने कहा कि भाई हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू करेंगे। कब? 26 जनवरी 1950 को। जो आवश्यक है 15 अनुच्छेद वो तो इस दिन लागू कर दिए, शेष बचा हुआ उस दिन लागू कर दिया। अब ये पूरी प्रस्तावना सारी चीजें बता रही है। ये ताकत किसमें निहित है? भारत का स्वरूप क्या है? ये भारत का स्वरूप है। भारतीय संविधान के आदर्श क्या है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता आदर्श है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? बंधुता हमारा अंतिम लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि दृढ़ संकल्प हो रहे हैं। संकल्प क्या होता है? आप कोई घर में हवन पूजा पाठ कुछ करवाते हो तो पंडित जी संकल्प दिलाते हैं। संकल्प क्या है कि भाई जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा मैं नहीं उठूंगा, मैं ये कार्य पूर्ण करके उठूंगा। तो हमारा संकल्प क्या है कि जब तक भाईचारा स्थापित नहीं हो जाता तब तक हम प्रयास करेंगे। फिर ये तारीख है जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ है। तो आपके संविधान के लक्षण क्या हैं? तो आपके संविधान के लक्षण ये हैं कि सर्वोच्च है संविधान, ताकत लेता है भारतीय जनता से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारत का स्वरूप है। भारतीय संविधान के ये आदर्श हैं। न्याय जो आदर्श है 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता जो आदर्श है 5 प्रकार की है, समता जो आदर्श है 2 प्रकार का है और बंधुता 1 प्रकार की होती है। भाईचारा 1 प्रकार का होता है। और वो भाईचारा कैसा होगा? जिसमें व्यक्ति की गरिमा होगी, राष्ट्र की एकता होगी और अखंडता होगी। आज भाई तो भाई है, भाई तो भाई है। चाहे सगा बोल दो, चाहे मौसी का बोल दो, चाहे चाचा का बोल दो, ताऊ का बोल दो, फूफा का बोल, कुछ भी, भाई तो भाई। आखिरी में आता तो भाई है। तो फाइनली हम कहां पहुंच रहे हैं? भाईचारे पहुंच रहे हैं। यह है आपका संविधान। ठीक है।